नमस्कार, मैं हूं मानसी मिश्रा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल न्यूज़ रूम में। आज हमारे मेहमान हैं सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज सर। सर, आपका हमारे न्यूज़ रूम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मानसी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और सीबीएसई बोर्ड 27 कंट्रीज़ में ये परीक्षाएं कराता है और इसका वाइड स्प्रेड सारे बोर्ड से भी ज़्यादा है। तो आप कैसे इस परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से और एक पारदर्शी तरीके से करा पाते हैं? किस तरह से तैयारी करते हैं आप लोग? थोड़ा सा इस पर मुझे बताइए। देखिए मानसी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि परीक्षाओं का संचालन बहुत स्मूथ होना चाहिए और जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे परीक्षा देते हैं तो ये बच्चे, अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से इस बार लगभग 40 लाख बच्चे हमारी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो ये 40 लाख बच्चे जो हैं, केवल 40 लाख नहीं है, इन्होंने लगभग 6.5 सब्जेक्ट ऑफ़र किए हैं। क्योंकि कुछ बच्चे 5 सब्जेक्ट ऑफ़र करते हैं, कुछ 6 सब्जेक्ट ऑफ़र करते हैं, कुछ 7 सब्जेक्ट ऑफ़र करते हैं। तो ऐसे मिलाकर हमारी 15 फरवरी से लेकर और 2 अप्रैल तक लगभग 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो परीक्षाएँ देंगे। जब इतने बच्चों की परीक्षाओं का आयोजन होना है तो हमको ये देखना है कि बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परीक्षाओं की तैयारी हम 2 साल पहले शुरू कर देते हैं। 10वीं की परीक्षा जो इस बार हो रही है, इन बच्चों की तैयारी हमने जब ये 9th में थे तब कर दी थी। इसी तरीके से जो 12th के थे उनकी जब 11th में थे तब कर दी हमने परीक्षा की तैयारी। सबसे पहले हम इनका एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन में हम इनका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो सब्जेक्ट ऑफर करते हैं वो लेते हैं। यही सब्जेक्ट हम, जो ये डाटा है, इनको 10th और 12th में दिखाते हैं जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं। तो ऐसी संभावना हो सकती है कि 2 एडमिशन स्कूल में नए हुए हों और 2 एडमिशन स्कूल से चले गए हों। तो इस नए डाटा को हम अपडेट कर लेते हैं परीक्षा के साल से पहले साल में, लगभग अगस्त महीने तक। इसके बाद हमारे पास सारा डाटा बन के तैयार हो जाता है कि पूरी कंट्री में, बाकी देशों में हमारे कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे ऑफर कर रहे हैं और वो कौन कौन सी क्लास में हैं और कौन कौन से विषय उन्होंने लिए हैं। इसी के साथ हमारी सारी तैयारी शुरू हो जाती है हमारे सेंटर फिक्स करने की और आगे की परीक्षाओं के लिए जितनी भी तरीके का संचालन होता है। अब हमारे बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं। ये 40,000 से ज़्यादा हैं। हम लगभग 204 सब्जेक्ट में परीक्षा करा रहे हैं। तो इन 204 सब्जेक्ट में हमारे बच्चों ने टोटल जो कॉम्बिनेशन लिए, मान लीजिए किसी ने लिया इंग्लिश लिया, उसके साथ फिजिक्स लिया, उसने कथक लिया और दूसरे ने कथक की जगह केमिस्ट्री लिया और तीसरे ने केमिस्ट्री की जगह एंटरप्रेन्योरशिप लिया। तो इस तरीके से कर ये जो लगभग 40,000 कॉम्बिनेशन आते हैं, इन 40,000 कॉम्बिनेशन को बचाते हुए हम एक डेट शीट बनाते हैं और उस डेट शीट में ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को सफिशिएंट गैप जो है वो मिलता रहे। उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो उसके साथ क्लैश ना, उसके हिसाब से क्लियर होते रहें बच्चे। मान लीजिए जैसे JEE पहले होगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो बच्चे जो JEE में जाने वाले हैं उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बच्चों की परीक्षाएं पहले करा दी जाएं। जब ये सब तैयारी हमारी हो जाती है तब हम बच्चों के एडमिट कार्ड इशू करते हैं और एडमिट कार्ड इशू करने के साथ साथ बहुत सारी पीछे जो हमारी योजनाएं हैं वो बनती हैं और लागू होती हैं। जैसे कौन सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा, सेंटर कहाँ पर फिक्स होंगे, क्योंकि परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराने के अलावा स्वच्छ रूप से कराना भी बहुत बहुत आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों के नियम हैं, हर चीज़ के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं कि अगर कहीं कोई भी इशू है तो उसका जो है हम एक्शन कैसे लेंगे। तो वो एक्शंस जो हैं हमारे, मान लीजिए जैसे सेंटर पर जो कार्रवाई होनी है उसके SOPs बने हुए हैं, तो वो सेंटर सुपरिटेंडेंट को हम भेजेंगे, उसके बाद वो उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा प्रयास होता है कि हम केवल उनको ये SOP भेज ना दें, हम इन SOPs को उनको एक्सप्लेन भी करें। तो अभी जैसे कल हम लोगों ने उनके साथ एक वेबिनार की, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जो लिंक किया हमारे साथ। बहुत सारे स्कूल्स ने अपने सारे टीचर्स को बैठाकर उसको सुनवाया, जिससे कि, क्योंकि एक स्कूल में प्रिंसिपल ही केवल काम नहीं करता, जो वहाँ के टीचर्स है, जो वहाँ का क्लरिकल स्टाफ है, जो वहाँ सपोर्टिंग स्टाफ है, वो भी परीक्षाओं में काम करता है। तो उन सब से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं हम लोगों ने उनको दिए। और जब देते हैं तो अब हम एक काम और भी करते हैं। जब हम अपनी परीक्षाओं का संचालन करते हैं तो जिस तरीके से आपने देखा है कि हवाई जहाज टेक ऑफ करने से पहले पहले धीरे धीरे चलता है और फिर तेज चलकर उड़ता है, तो वही हमारी भी कुछ मनोस्थिति होती है, यथास्थिति होती है। हम भी क्या करते हैं कि पहले वो एग्ज़ाम कराते हैं जिसमें कम बच्चे बैठेंगे, जिससे कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं
वो जो है अपने को उस वातावरण में एकोमोडेट कर लें, और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता चला जाता है और उसके बाद ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और फिर परीक्षाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। फिर हम इवैल्यूएशन की तैयारी भी लगातार करते रहते हैं, इवैल्यूएशन होता है। सर ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और आपकी इस जवाब से मुझे एक सवाल याद आया कि मैं काफ़ी दिनों से, हम लोग मीडिया में रहते हैं तो देखते हैं कि कई सारे, जैसे आप लोग नोटिस देते हैं तो कई सारे फेक नोटिसेस और फेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि जो आप लोगों को एक तरह से हर्डल ही है, जो सूचनाएं गलत प्रचारित हो जाती हैं। इसके लिए कैसे मशीनरी आपकी ये काम करती है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम बार बार ये कहते हैं कि सीबीएसई की वेबसाइट पर आप जाएं। अगर सीबीएसई की वेबसाइट पर वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सर मेंशन कर जी, दीजिए। हमारा है cbse.nic.in। आप cbse.nic.in पर जाएं। आप गूगल में केवल सीबीएसई डालेंगे तो सबसे पहले सीबीएसई आ जाएगा, और आप वहां पर जाएं। वहां पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको लेनी है तो वहां पर हर डिवीजन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेक्शन बना हुआ है, आपको वो संबंधित इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको व्हाट्सएप पर क्या न्यूज़ आती है, किसी पेपर में क्या छपती है, ठीक है, किसी टीवी चैनल पर क्या आती है, क्योंकि हमारे पास आजकल टीवी चैनल्स भी बहुत सारे हैं, सारे लोग अपने बनाते हैं और कुछ भी वो कर देते हैं। यूट्यूब चैनल पर क्या आता है। मेरा कहना हमेशा स्कूल्स को, बच्चों को, माता पिता को, टीचर्स को ये होता है, आप किसी पर विश्वास ना करें, केवल उस पर ही विश्वास करें जो कि हमारी वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध हो। हाँ, ऐसा भी होता है, कई बार हम लोगों ने देखा है, कल भी हम लोगों ने देखा कि एक फेक सिग्नेचर के साथ जो है आ गया, हमारे कैंसिल हो गई, इस तरीके से किसान आंदोलन। तो बिल्कुल नहीं होता। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब इन परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है तो हम सारी सरकारों के संपर्क में है, सारी सरकार जो है, सारी मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से लगी हुई है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा खुशी का आभास हो रहा है कि पिछले 3 दिनों की जो परीक्षाएं हमारी हुई हैं उसमें एक बच्चे को भी परेशानी नहीं हुई, एक बच्चा भी हमारा देर से परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचा। दिल्ली में जी सर, इसके लिए क्या करते हैं आप? जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है या कोई ट्रैफिक जाम है, बच्चा फंस गया है, एग्जाम सेंटर देर से पहुंचता है या उसका एग्जाम छूट जाता है, तो कई बार बच्चे बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। तो इसको लेकर क्या प्राविधान है? कि देखिए, हम लोग भी इसमें बहुत सारी तैयारी करते हैं और स्कूल भी हमारी मदद करते हैं। हम सबसे पहले बच्चों से ये कहते हैं कि हम उनको एडमिट कार्ड बहुत समय पहले दे देते हैं। हम उनसे कहते हैं आप अपने घर से आपके स्कूल का, सेंटर का रास्ता क्या है, आप परीक्षा शुरू होने से पहले वहाँ जाएं, आप मौसम को देखें, अपने ट्रैफिक को देखें, अपने और वातावरण को देखें वहाँ पर किस तरीके का है, और उसके बाद आप ये तय करें कि आपको कितनी देर पहले निकलना है। मान लीजिए अभी हमारी 15 से परीक्षाएं शुरू होनी थी और हमने देखा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोगों ने 14 तारीख को एक एडवाइजरी इशू की, सारे स्कूल्स को कहा और कहा कि मेट्रो से जाइएगा, आप समय से निकलिएगा। और हम लोगों ने पुलिस को भी लिखा, हम लोगों ने निवेदन किया, उनसे बातचीत की, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हमको एडवाइस की। हमने वो सारी एडवाइस जो उन्होंने की उनको इम्प्लीमेंट किया, और उनको इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा ये रहा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन फोर्सेस को कि उन लोगों ने एडमिट कार्ड देखने के बाद बच्चों को जाने ही नहीं दिया, ढूंढ कर निकाला कि कहीं कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो परीक्षा में जाने वाला और भीड़ में लगा हो। उसको बुलाकर उन्होंने उसको पास कराया। कुछ जगह पर तो उन्होंने अपने वाहन से बच्चों को छुड़वाया। तो ये आशा की जाती है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये केवल बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हैं, ये केवल स्कूल की परीक्षाएं नहीं है, बच्चों की परीक्षाएं नहीं है, बल्कि पूरे देश की परीक्षाएं हैं। बिल्कुल। जब और ये कई मायने में ये परीक्षा एक माता पिता की भी होती है। बिल्कुल, माता पिता की और होती है। आजकल आप देख भी रहे हैं सर कि अखबार पूरे इसी से पटे पड़े हैं, खबरों से। डिप्रेशन, बच्चों के अंदर जो ये एग्जाम एंजाइटी है या एग्जाम प्रेशर जिसे बोलते हैं हम लोग, ये इतना ज़्यादा है बोर्ड, और आज से नहीं कई सालों साल से आ रहा है कि, और उस पर बात भी होती है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम के प्रेशर को कम कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर बच्चे ना लें, एग्ज़ाम प्रेशर ना लें, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें। इवन परीक्षा पे चर्चा पे हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं इस बारे में। तो सर बोर्ड इसके लिए किस तरह की, आप जैसे परीक्षा कराने में ये प्रेशर को कम करने के लिए किस तरह की आप लोग कोशिश कर चुके हैं या कर रहे हैं? देखिए, बोर्ड बहुत बड़े स्तर पर ये तैयारी करता है। सबसे पहले तो बोर्ड ये देखता है कि बच्चों को तनाव कहाँ हो सकता है, ठीक है। अब मेरा मानना है तनाव पहले कब होगा, बच्चे को सबसे पहला तनाव होगा कि उसको सिलेबस पता चलना चाहिए कि मेरे को क्या पढ़ना है।
हमारी आशा होती है और हम लोग प्रयास करते हैं कि सेशन शुरू होने से पहले ही हम अपना सिलेबस बना के डाल दें। उसके बाद क्लासेस चलेंगी, कोई बात नहीं। फिर बच्चे को जो परेशानी होती है वो ये होती है कि भाई मेरा जब मेरे एग्ज़ाम्स होंगे तो वो मेरा प्रश्न पत्र कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा। तो मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर एक जो है वो डाल देते हैं, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। ये उस तरीके का ही होता है जैसे कि आप एक फ्लैट खरीदने के लिए जाएं और एक बिल्डर जो है आपको एक सैम्पल फ्लैट दिखा दे, तो जब आपका तो बना भी नहीं, अभी सैम्पल फ्लैट दिखाया उसने, तो जब आपका फ्लैट बनेगा तो आपको पता होगा कि मैं घुस रहा हूँ अपने फ्लैट में, तो मेरे यहाँ पर किचन है, यहाँ बेडरूम है, या ड्राइंग रूम है, या डाइनिंग रूम है। तो हमारे क्वेश्चन पेपर का जो प्रारूप होता है, जिसको हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर बोलते हैं, वो बनाकर हम अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हमारा प्रयास ये होता है कि हम अपनी डेट शीट जो बनाएं वो थोड़ी जल्दी बना दें। डेट शीट जो बनाएं उसमें ये देख लें कि जो बहुत बड़े कॉम्बिनेशंस वाले सब्जेक्ट हैं, जिसमें ज़्यादा थ्योरी का पार्ट है, और जिन बच्चों को जिस तरीके की ज़रूरत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए, उनको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम अपनी काउंसलिंग सर्विसेज भी शुरू करते हैं। हमारे कॉल नंबर्स होते हैं, उन पर कॉल कर कर बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ले सकते हैं। हम लोग अपने स्कूल्स को भी कहते हैं कि आप स्कूल्स जो हैं बच्चों के साथ बैठें और उनको गाइड करें। हमारे चेयरपर्सन, मैं खुद, हम लोग जो हैं पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं, हम लोग जो हैं बच्चों को लेटर लिखते हैं, आपको किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। तो हमारा प्रयास ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें और वो उनको प्रोवाइड करा दें। इस तरह की सर आपसे इंटरव्यू शुरुआत से ही आपने बताया, एक बार की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा एक महाकुंभ जैसा रहता है, और अभी एनईपी में सर 2 बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है, तो क्या ये बच्चों के प्रेशर को और थोड़ा सा इंक्रीज करेगा या कुछ कम होगा? ये 2 बोर्ड एग्जाम जो होने की बात हो रही है, इसको थोड़ा सा सर समझाइए कि देखिए ये सारा जो एनईपी है जो बनी है, बहुत सोच विचार कर बनी है, ठीक है। और जहाँ तक 2 बोर्ड की परीक्षाओं की बात है, इस पर सारी की सारी कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से बोर्ड की 2 परीक्षाएं होंगी, किस तरीके से इनका संचालन होगा, कितने सब्जेक्ट्स बच्चे को देने होंगे, क्या होगा, इन सब चीज़ों पर अभी जो है तैयारियां चल रही हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो भी होगा वो बच्चों के हित में ही होगा, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो सके, बच्चों की लर्निंग ठीक से हो सके और बच्चे अच्छे नागरिक बन सकें। इस चीज़ के लिए प्रयासरत जो है पूरा बोर्ड है और बाकी सरकार भी है। जी सर। सर एनईपी में स्किल एजुकेशन की भी बात होती है कि बच्चों को स्किल पाठ्यक्रम में दिया जाए, स्किल सिखाया जाए शुरुआत में, तो वो स्किल का कैसे एग्जाम होगा, कैसे एग्जामिन होगा, इस पर भी थोड़ा सा। देखिए स्किल जो है, वैसे तो मैं कहूँगा सारी चीज़ें ही स्किल हैं। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी स्किल है। मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता, मैं जवाब दे सकता हूँ, इंटरव्यू नहीं ले सकता, मान लीजिए। तो जो स्किल्स हैं, स्किल्स में क्या है, हमारे जितने भी स्किल सब्जेक्ट हैं उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस ज़्यादा हैं हमारी, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन के बारे में है हमारा, या रेफ्रिजरेशन के बारे में, तो हमारी जो थ्योरी का पार्ट है वो कम है, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर क्या है कि थ्योरी को हम लोग जो है, जो उनका एग्ज़ाम होता है वो कम नंबर का होता है और जो प्रैक्टिकल होता है वो उनका ज़्यादा नंबर का होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल है वो इंटरनल असेसमेंट होता है। तो जहाँ पर भी हमारे स्कूल्स में ये सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं, वहाँ पूरे साल भर इनके एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, इनको थ्योरी कराते हैं और उसके बाद प्रैक्टिकल कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ वो करते हैं, जो समझते हैं, पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएटली हो जाता है। और अगर वहाँ पर कहीं कोई परेशानी होती है तो वो परेशानी को वहीं पर जो टीचर हैं वो उसको दूर करते हैं प्रैक्टिकल करते समय, जिससे कि जब वो वास्तविकता में जब क्षेत्र में जाएं और उस स्किल का सही तरीके से इस्तेमाल करें, उस विषय का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो कोई गलती ना कर पाए। सर अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया था कि बोर्ड डिवीजन और डिस्टिंक्शन दोनों को बिल्कुल भी अब आगे रिजल्ट में नहीं लाएंगे। रिजल्ट में डिवीज़न नहीं होगी, बच्चों की डिस्टिंक्शन नहीं होगी, और पिछले लंबे 1-2 साल से रिजल्ट में आ भी नहीं रहे हैं टॉपर्स के नाम और ये सब। तो इससे बच्चों का जो आगे सीयूईटी में किस तरह से एडमिशन में वो अपना डिवीज़न निकालेंगे, या स्कूल्स भी डिवीज़न्स अपनी तरफ से क्लेम कर देते हैं टॉपर्स, तो इसका बोर्ड इसके लिए क्या तैयारी कर रहा है? क्या आप स्कूलों के लिए भी कुछ ऐसा गाइडलाइन बनाएंगे कि टॉपर्स ना घोषित करें? मासी जी, आपने 3 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम लोग परसेंटेज नहीं देंगे या डिवीज़न नहीं देंगे, ये अभी तय हुआ है। नहीं, ये गलत है।
ये बहुत सालों से हम लोग ऐसा कर रहे हैं हाँ, कि हम कई बच्चों को सालों से नहीं आ डिवीजन्स रहा है नहीं सर। देते हैं, बच्चों को हम केवल परसेंटेज नहीं देते हैं, हम उनकी मार्कशीट को अगर आप देखेंगे उठाकर 10-20 साल पुरानी भी, तो उसमें सब्जेक्ट का नाम और कितने मार्क्स मिले और नीचे पास लिखा होता है खाली। हम कोई डिक्टेशन नहीं देते। वो ये भी एक हमारी प्रक्रिया है जो कि हम बच्चे के तनाव को दूर करने के लिए करते हैं। दूसरी जो बात थी हमारी वो थी कि CUET में किस तरीके से होगा। तो CUET में जो बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, जो एग्ज़ाम होता है उसके बिहाफ पर हमारी मेरिट बनती है CUET के बिहाफ पर, लेकिन जो इंटर सी मेरिट जब डिसाइड होती है, क्योंकि आप देखेंगे CUET में एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो अब उनकी मेरिट कैसे डिसाइड होगी? तो उनकी मेरिट जो है वो बोर्ड के नंबर के साथ डिसाइड होती है। तो ये बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो वहाँ पर हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि CUET आने से बोर्ड की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो चुकी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो मैं कहूँगा कि वो बड़ी है बिल्कुल। तीसरी बात ये कि जो स्कूल्स हैं वो अपना जो रिज़ल्ट है वो बता सकते हैं या नहीं बता सकते, अपनी मेरिट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि वो अपने बच्चों की अपनी सफलता के बारे में लोगों को बताएं। हर व्यक्ति अपनी सफलता के बारे में बताता है, तो स्कूल्स को भी अपनी सफलता के बारे में बताने का अधिकार है, लेकिन करना ये चाहिए कि जो सफलता की बात करते हैं वो, या जो वो जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं वो इस तरीके से हों जो कि नियम पूर्वक हों, ठीक है, और उसके हिसाब से वो बताएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। सर आप चूंकि CBSE बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के तौर पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आपका, तो आपका जो टिप्स होगा बच्चों के काफ़ी काम आएगा, तो आप बच्चों को खुद तनाव से निपटने के क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मानसी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने से वही अपेक्षा करें जिसको कि आप फुलफिल कर सकते हैं। आपको अगर ये लगता है कि मैं 90% नंबर की तैयारी कर सकता हूँ तो आप 90% नंबर की तैयारी करें, आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 80% के लिए तैयारी कर सकता हूँ तो आप 80% के लिए करें, आपका भविष्य और भी उज्जवल है। आप मेरे उत्तर को देखिएगा, मैं कह रहा हूँ उज्जवल है और उज्जवल है, ठीक है। जब आप मार्क्स कम ला रहे हैं तो ज़्यादा उज्जवल बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा यहाँ पर कहना ये है कि जो ये मार्क्स है कहीं बहुत ज़्यादा अहम रोल आपकी लाइफ में प्ले नहीं करेंगे। अब आपको केवल करना ये है कि आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिस टाइम टेबल को आप जो है फॉलो कर सकते हो, और उस टाइम टेबल को बनाकर अपनी परीक्षाओं के हिसाब से कौन सी परीक्षा कब है, आपकी उस परीक्षा की कितनी तैयारी है, उस परीक्षा का प्रारूप क्या है, उसका सिलेबस ज़्यादा है, उसका सिलेबस कम है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप एक अपना टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आज भी ट्रू है, कल भी ट्रू रहेगा और हमेशा रहेगा। जितनी बार आप जो है रिवाइज करेंगे, जितनी बार आप क्वेश्चन को लिख कर देखेंगे, जितनी बार आप अपनी गलती पकड़ेंगे और उसको सुधार करेंगे, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। और जब आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तब आपका टेंशन जो है और स्ट्रेस खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपको देखना केवल यही है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ और मेरा एम क्या है, उसको का दोनों का सामंजस्य बताते हुए उस गलती को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है। घबराना कभी नहीं है। गलती हर व्यक्ति करता है, गलती मैं भी करता हूँ, गलती आप भी करते हैं, गलती और लोगों से भी होती है। वो मेरी निगाह में सही हो सकता है लेकिन दूसरे की निगाह में गलत हो सकता है, ये रिलेटिव डिसीजन भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में मैं बच्चों को केवल यही कहना चाहूँगा कि आप लोग केवल अपना प्रयास करें और उसके बाद बाकी कुछ जो है वो भगवान पर छोड़ दें। आप सब लोगों का भविष्य उज्जवल है और आप सब लोग वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप अपने पर गर्व करेंगे, आपके माता पिता और आपके टीचर्स आपके ऊपर गर्व करेंगे। सर बस आपका लास्ट सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि रिजल्ट कब आएगा? देखिए मानसी जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षाएं हम रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए करते हैं कि हम जैसे बच्चों की जो ज्ञानवर्धन हुआ है या जो उन्होंने लर्निंग हुई है उसके बारे में हम उनको बता पाएँ। तो हम लोगों का प्रयास ये होता है कि जैसे परीक्षाएं चलती हैं साथ में हम इवैल्यूएशन कराते चलें। तो वो इवैल्यूएशन लगभग 8-10 दिन के बाद हमारा शुरू हो जाता है और ये चलता रहता है। और हमारा प्रयास ये होता है कि जितनी जल्दी भी हो अगर हम परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर सकें वो करें। लगभग 50 दिन के करीब परीक्षाएं ख़त्म होने के बाद लगते हैं हमको रिजल्ट तैयार करने में और घोषित करने में। तो मैं आशा करता हूँ तब तक हम अबकी बार भी इसी प्रकार जिस तरीके से पिछले सालों में हम करते रहे उसी तरीके से रिजल्ट को घोषित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच आए। थैंक यू वेरी मच।